क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है, क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बन जाने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर गितेन सिंह। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं और इसमें अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में देखा, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में देखा हमने, ठीक है ना। तो हम ऑलमोस्ट मेल में तो हमने ये भी देख लिया था कि गैमेट्स का फॉर्मेशन या स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, और हमने टेस्ट जब लिया था तो मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस वाइज चीजें आपको याद रखनी है। देखिए ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन को आपको बड़े समझते हुए आपको इससे आगे बढ़ना है, ठीक है ना। क्लियर? तो अब जो है मैं क्लियर कर दूं बेटा कि इस बार क्या लेक्चर का थोड़ा सा ड्यूरेशन जो है पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा कम ड्यूरेशन है। 45 मिनट 50 मिनट के लेक्चर का ड्यूरेशन है, इसलिए थोड़ा सा नंबर ऑफ लेक्चर इस साल बढ़ गया है। लेकिन और एक बात और भी है कि थोड़ा सा हमने इस बार जो है अभी, चूंकि इस बार हमने जो एनटीए के पेपर देखे, हमने जो उनके मॉक टेस्ट है, थोड़ा सा अपना लेवल भी हमने जो है वो 10% बढ़ाकर रखा हुआ है, ठीक है ना। क्लियर? तो इसलिए चिंता ना करें आप, मैं कोर्स को समय पर ही पूरा करूंगा, बिल्कुल भी उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा मैंने कहा था कि थोड़ा स्पीड अप भी करेंगे कोर्स को हम अब जो है इस महीने से हम लोग। तो चलिए, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में लेक्चर नंबर 12 है आज का। तो पहले मैं आपको एक काम पूछ करता हूं कि देखिए सबसे पहले आपको मैंने पहले भी कहा था बेटा, डिस्क्लेमर ये है कि आपको जो है वो चैप्टर को बिल्कुल भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का हिस्सा समझकर पढ़ना है कि दिस चैप्टर इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, दिस चैप्टर इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ठीक है ना। इसलिए हमें खुलकर बात करनी पड़ेगी, खुलकर चीजों को समझना पड़ेगा बगैर किसी बायसेस के, है ना। अब चूंकि अब आप देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि पता नहीं यानी पहले बहुत सारे लेक्चर जो है वो पूरा लेक्चर सीरीज पूरा यूट्यूब पर जाया करता था, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन एक अपनापन का फील जो है वो अब आना शुरू हुआ कि अब लगता है कि आप ऐप के अंदर, वेबसाइट के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पर लेक्चर सुनने आए, मतलब आप मेरी अपनी एक क्लास के अंदर प्रेजेंट है, तो एक बड़ा अपनापन की फीलिंग जो है वो और बढ़ गया। पहले भी बॉन्ड स्ट्रांग था, अब बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, ठीक है। और कई बच्चे ऐसे जिन्होंने कहा कि सर हमको तो यूट्यूब पर ही देखना है, हमको बड़ी मजबूरी है, तो अभी हम यूट्यूब से हम लोगों को एक फीचर मिला हुआ था, इसको हमने ऑफ कर रखा था, ऑन नहीं किया था, दैट इज द फीचर फॉर ज्वाइन के। तो मेंबर्स ओनली वीडियो दैट इज वेरी वेरी नॉमिनल, 59 रुपीज कुछ महीने का उसका है। तो उसमें क्या हुआ, बगैर डिस्ट्रक्शन के आप वीडियो देख पाएंगे और आप जो है वो क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब से देख पाएंगे, उन बच्चों के लिए जिनको केवल यूट्यूब पे देखना है। ऐप पर क्लियर कर दूं, एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पे सारे वीडियोस फ्री हैं आपके, लेकिन यदि आपको तब भी आपको यूट्यूब ही देखना है तो आपको मेंबर्स स्पेसिफिक वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे। यही क्लासेस होंगी मेंबर्स स्पेसिफिक के नाम से, वहां पर रिलीज होंगी वो, तो वही देख पाएंगे जो यूट्यूब पर मेंबरशिप लिए हुए हैं, ठीक है। मैं क्लियर कर दूं, इसका पर्पस इकोनॉमिक बिल्कुल भी नहीं है, इसका पर्पस डिस्ट्रक्शन से सेव करना है आपको सिर्फ, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं आपसे कि ऐप यूज कीजिए, वेबसाइट यूज कीजिए। थोड़ी कमियां हैं कि आगे नहीं बढ़ता, पीछे नहीं बढ़ता, स्पीड का सब पे टीम काम कर रही है, आपके हर एक रिकमेंडेड फीचर पे टीम काम कर रही है और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो कल क्लास कंटिन्यू करते हैं हम। देखिए अब पिछली क्लास में लास्ट में मैंने आपको जो है वो लेवलिंग पूछा था मिनट के, ठीक है। आप में से अधिकांश बच्चों ने लेवलिंग का बिल्कुल सही आंसर दिया, और चूंकि ये एग्जाम का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक होता है तो एक बार फिर से सारी लेवलिंग करेंगे हम, एक बार फिर से हम सारी लेवलिंग करेंगे कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है, 7 क्या है, 8 क्या है, 9 क्या है, के। और जिनको इसका आंसर देना है तो बेटा जो आपका वीडियो का छोटा हिस्सा यूट्यूब पर रिलीज होता है वहां कमेंट में आप आंसर इसका दे सकते हैं, लेकिन मैं वही रिकमेंड करता हूं कि थोड़े दिन रुकिए, हमारे ऐप के अंदर भी कमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी जो पूछ रहा हूं आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि हाँ आप लिखकर ईमानदारी सोच लीजिएगा कि सर मैंने लिख लिया है, मुझे मालूम चल जाएगा, ठीक है बॉन्ड है बेटा, ऐसा बॉन्ड है, होता है कि अभी आपको मालूम नहीं चलेगा, पर एक जो है एक गार्जियन का अपने बच्चों के साथ में, पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ में, ठीक है, और एक गुरु का अपने शिष्यों के साथ में एक बड़ा गहरा संबंध होता है, बॉन्ड होता है, ठीक है। चलिए अब
थोड़ा सा बेटा पिछली क्लास से हम आगे बढ़ते हैं, तो जहां मैंने बात खत्म की थी ना, वहां पे थोड़ी सी चीजें हमको थोड़ी और ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आई कि आप लोग में एक बड़ी जनरल क्वेरी जो मैंने देखा वो क्वेरी आई, क्या ब्रेस्ट साइज का मिल्क प्रोडक्शन से कोई संबंध है? यानी फिटस के लिए जो ब्रेस्ट है उसका ब्रेस्ट का साइज यदि बड़ा है तो क्या मोर मिल्क प्रोडक्शन होगा, ब्रेस्ट का साइज छोटा है तो क्या लेस मिल्क प्रोडक्शन होगा? ऐसी भी बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास में आई है। और बट नेचुरल सी बातें, हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ऐसी बातें दिमाग में आती है कि हां कहीं इसका कनेक्शन इस चीज से तो नहीं है, तो चलिए वो भी हम क्लियर कर लेते हैं अभी। तो अभी देखिए, अभी आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लिम्फ नोड जो है हमको, बड़ी सारी लिम्फेटिक सप्लाई हमको दिखाई पड़ रही है जो ब्रेस्ट की ओर आती है। यहां पेट के हम निपल देख रहे हैं, ये दिस इज निपल वाला पोर्शन है और ये एरियोला वाला हिस्सा है के। और हमको मालूम है कि एम्पुला क्या होता है, लैक्टिफरस डक्ट क्या होती है, क्लियर, यानी एल्वलाई क्या होता है, ये सब पढ़ा हमने। और ये पूरा ब्रेस्ट के अलग अलग हिस्से का जो सिक्का जो है ना कि किस क्रम में होता है, कि मैंने कहा कि जो एल्वलाई हैं, ठीक है, जो ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल्स हुआ अपना के, डक्ट हुआ अपना के ना, एम्पुला हुआ, ये सब कैसे, तो वो पूरा सीक्वेंस आपको लिखना है एक बार के, कॉपी में लिख लीजिए। जो कमेंट करना चाहते हैं वो कमेंट कर देंगे और जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए बेटा, ठीक है, मेरे कहने पे ना, ठीक है। अब देखो बिल्कुल है ना, अब आपको क्लासेस में कह दूं आपको कि जैसे जब से हमने ये डिसीजन लिया ना, हमारे लिए बहुत बड़ा डिसीजन है। आपको बता दें कि हमको कम से कम कई लोगों ने बोला कि यू आर डूइंग रॉन्ग डॉक्टर, कि ऐसे ऐसा होगा, वैसा होगा, ये लॉस होगा, वो लॉस होगा, ये चला जाएगा, वो दिक्कत होगा, दूसरे को बहुत आगे निकल। मैंने कहा देखो, ऐसा कोई भी जिंदगी में कोई भी लॉस अपने लोगों के का यदि सपना पूरा ना हो, उससे बड़ा कोई लॉस नहीं हो सकता के। आप मेरे अपने हैं तो आपका सपने को पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत से हमें मेहनत करनी है, ठीक है। तो अभी एकदम सिंसियर रहेंगे, ठीक है, एकदम एकदम जिसे हम बोलते हैं ना कि एकदम जिसको कि एकदम डिसिप्लिन की चरम सीमा पर, एकदम एक्सट्रीम पर रहेंगे आपके, मजा आएगा पढ़ने का, पढ़ने का मजा लेते हैं बेटा आपके। और मैंने पहले भी कहा कि वीडियोस आर एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है, मैं बिल्कुल भी कोई भी चीज चार्ज नहीं कर रहा। और अभी हम टेक्नोलॉजी को और इंप्रूव कर रहे हैं, वी विल टेक एवरीडे लाइव स्ट्रीमिंग, कि भैया आज पढ़ा है, क्या डाउट हो आप बताओ, पूछो, चलो क्या समझ में नहीं आया, बात करते हैं ना, वो भी हम। तो अभी कुछ चीजें हैं टेक्निकली जो हम एड ऑन कर रहे हैं इसमें, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना बेटा, मैं आपके साथ में, और हम मिलकर जो है फोड़ के आएंगे एग्जाम के। मतलब इस बार तो सोच लिया है मैंने, रैंक 1 आना चाहिए, ठीक है। कहां पे आना चाहिए? रैंक 1 लेके आइए आप, ठीक है। मैं अपनी ओर से पर्सनली आपको बहुत बड़ा प्राइज दूंगा, ठीक है। अभी आप उसकी उम्मीद नहीं कर सकते, उतना बड़ा प्राइज दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अभी मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा बेटा कि यहां पर हम अलग अलग हिस्से पे लोब्यूल्स दिखाई पड़ रहा है हमें, ठीक है, तो ये सारे याद रखना है आपको अच्छे से, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। अब देखो मेल ब्रेस्ट के, अब कई लोगों ने पूछा सर मेल ब्रेस्ट के बारे में आपने कुछ बोला ही नहीं, मेल में भी तो ब्रेस्ट होता है। अब देखो सिंपल सी बात है, मेल ब्रेस्ट में आप क्या देख रहे हो, आपको मेल ब्रेस्ट में केवल फैटी टिश्यू दिखाई पड़ रहा है, जो पूरा स्ट्रक्चर है अंदर का, जो हमने कहा कि जो एल्वलाई हुआ, लोब हुआ, डक्ट हुआ, ठीक है, एम्पुला हुआ, वो सब कुछ मेल ब्रेस्ट में नहीं है, ठीक है। मेल ब्रेस्ट में ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा मेल ब्रेस्ट के अंदर एब्सेंट है, केवल फैटेड के। यदि कोई मेल क्या ब्रेस्ट का साइज बड़ा है तो मतलब वो फैटी डिपोजिशन है। आप देखेंगे जनरली जो लोग जो है वो फैटी होते हैं, अधिक ओबेस होते हैं, उनमें जो है वो मेल ब्रेस्ट जो है वो देखने मिलता है। और मेल ब्रेस्ट में कोई भी जो है वो किसी भी तरह की मिल्क सप्लाई वहां पर नहीं होती है, कोई भी मिल्क जो है उसमें लैक्टेटिंग डक्ट वहां पर नहीं देखने मिलती है। सिंपल जो है वो इस जो स्ट्रक्चर फैट डिपोजिशन के कारण वो स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, ठीक है, क्लियर। देखिए अलग अलग मैं आपको बताता हूं बेटा कि हमें अलग अलग एंगल से हमको तस्वीर को देखना चाहिए ताकि हमें बात समझ में आए कि हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए तो ब्रेस्ट के, अब इससे एक बात और दिमाग में एक कॉमन चीज समझ में आई कि ब्रेस्ट के साइज का संबंध जो है वो जो एडिपोस टिश्यू है उससे, फैट सेट के, यानी ब्रेस्ट का साइज बड़ा है या छोटा है तो उसमें बेसिकली जो ऐसा नहीं है उसमें कि जिसका ब्रेस्ट का साइज बड़ा है मतलब उसमें मोर एल्वलाई है, मोर उसमें डक्ट है, मोर बहुत सारा उसके अंदर जो है वो मिल्क प्रोडक्शन का ग्लैंड है, ऐसा नहीं है। वो फिक्स है नंबर, वो नंबर फिक्स है, वो संख्या जो वंचेस हैं उसके वो नंबर फिक्स है, 15 से 20 के आसपास वंचेस होते हैं यहां पे के, फिक्स है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट के साइज का संबंध किस चीज से, वो है बॉडी फैट डिपोजिशन से के। सम पीपल आर हैविंग मोर टेंडेंसी टू डिपॉजिट फैट ओवर दी, जिसे हिप एरिया होता है वहां पर थाइज में और ब्रेस्ट में अधिक फैट डिपोजिशन की टेंडेंसी होती है। दे में हैव लिटिल
लार्जर ब्रेस्ट साइज, ठीक है। सम में है लिटिल स्मॉलर ब्रेस्ट साइज, तो उसका संबंध ना तो फर्टिलिटी से है, उसका ना संबंध ना तो मिल्क प्रोडक्शन से, किसी चीज से उसका कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध केवल जो है वो है फैट के डिपोजिशन से, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो लैक्टिफरस टिश्यू आपको पूरा पूरा स्ट्रक्चर क्या आप देख रहे हैं, एल्विलाई दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ पे के, आपको फैटी टिश्यू दिखाई पड़ रहा है इसके अंदर के, आपको जो है वो लोब्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं, लोब्यूल्स के अंदर जो है वो एल्विलाई होते हैं, ठीक है। इसे 15 से 20 लोब्यूल्स हमको देखने मिलते हैं ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है, क्लियर। देखिए है, दिस इज द स्ट्रक्चर। ये एक हम 3D इमेज देख रहे हैं कि एक्चुअली फीमेल ब्रेस्ट में जो हिस्से हैं, जो लोब्यूल्स है, वो इस तरीके से हमको दिखाई पड़ते हैं, क्लियर, ठीक है। चलिए नोट कर लेते हैं, मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट इन मेल्स बट इट इज रूडिमेंट्री इन फॉर्म, ठीक है। एंड मेमरी ग्लैंड जो होती है, मैं अपना को छोटा करना भूल गया, छोटा कर लेता हूं, मेमरी ग्लैंड जो होती है वो मेल के अंदर जो है वो पाई जाती है, लेकिन ये रूडिमेंट्री फॉर्म में होती है, ठीक है। पहले वाले इमेजेस पता नहीं, आप मैं साइज छोटा करना भूल गया था अपना, ठीक, देखिए आपने सारे, है ना बेटा, क्लियर, ठीक है ना, ठीक है। क्या लिखा अभी, मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट इन मेल्स बट इन रूडिमेंट्री फॉर्म के, मेमरी ग्लैंड जो है वो मेल्स में भी पाई जाती है, नर में भी पाई जाती है, परंतु ये अवशिष्ट होती है, रूडिमेंट्री होती है, किसी काम की नहीं होती, इन फीमेल, वेरी वेरी आईएमपी एमसीक्यू एग्जाम में पूछा गया, इन फीमेल द मेमरी ग्लैंड डेवलप्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। फीमेल्स में जो मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट है वो किसके प्रभाव में होता है, वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव में। याद रखना बेटा, इसका मतलब ये नहीं है मैं मिल्क इजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मिल्क प्रोडक्शन की बात भी नहीं कर रहा हूं कि मेमरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन किसी और हार्मोन से होता है, मिल्क का इजेक्शन किसी और हार्मोन से होता है। क्या रोल प्ले करता है प्रोलैक्टिन, क्या रोल प्ले करता है ऑक्सीटोसिन, हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मेमरी ग्लैंड के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मेशन किसके प्रभाव में होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव में होता है। वेरी वेरी आईएमपी, भूलना नहीं, एमसीक्यू एग्जाम का। द अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू डिटरमाइन द साइज एंड शेप ऑफ ब्रेस्ट बट इट हैज नथिंग टू डू विद द एबिलिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। तो कई लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर मिल गया, यानी ब्रेस्ट का जो साइज है, जो उसका शेप है, ये डिपेंड करता है एडिपोज टिश्यू के अमाउंट पर डिपेंड करता है, इसका संबंध मिल्क प्रोडक्शन की क्षमता से नहीं होता है, ठीक है। हर एक ब्रेस्ट में 15 से 20 लैक्टिफरस डक्ट पाई जाती है, हर एक ब्रेस्ट में 15 से 20 जो है लैक्टिफरस डक्ट जो है वो पाई जाती है, ठीक है ना, ठीक है। हर एक ब्रेस्ट में 15 से 20 लैक्टिफरस डक्ट जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो हम ऐसा मानते हैं एक लैक्टिफरस डक्ट की जो देखिए क्या हो रहा है कि एक लैक्टिफरस डक्ट एक बंच की सप्लाई, एक बंच जो है उसकी पूरी सप्लाई एक लैक्टिफरस डक्ट से आती है, और ये ऐसी कई सारी डक्ट निपल पर आकर ओपन होती है, तो हम मानते हैं ऐसे 15 से 20 बंचेस होते हैं, और हर एक बंच लास्ट में टर्मिनेट होता है कहां आके, वो लैक्टिफरस डक्ट में आके वो टर्मिनेट होता है, ठीक है। ऑन द सर्फेस ऑफ एरियोला, एरियोला की सतह पर कई सारे न्यूमरस सेबेशियस ग्लैंड आर प्रेजेंट, कई सारी सेबेशियस ग्लैंड पाई जाती है जिनको हम एरियोलर ग्लैंड कहते हैं, कि एरियोला की सरफेस पर कई सारी सेबेशियस ग्लैंड पाई जाती हैं जिनको हम एरियोलर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एरियोला पे छोटे छोटे से धब्बे जो है वो छोटी छोटी सी ग्लैंड्स कई सारी देखने मिलती हैं, वो होती है बेसिकली एरियोलर ग्लैंड होती हैं। वेरी वेरी आईएमपी एंड फेवरेट क्वेश्चन के, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन के, हम कहीं पर फेव लिखेंगे मतलब वो फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर के, एंड एग्जामिनर जो है इस क्वेश्चन को कई बार ऑलरेडी पूछ चुका है। मेमरी ग्लैंड एक प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि टेक्निकली देखो ग्लैंड दो तरह की होती है, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जो अपना सिक्रेशन डक्ट में छोड़ती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो अपना सिक्रेशन सीधा, वेरी गुड, क्या बात है, ब्लड में छोड़ती है, ठीक है। तो होता क्या है बेटा कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना वो एपोक्राइन होती है, मीरोक्राइन होती है, होलोक्राइन होती है, ठीक है। अभी यहां पर हम बात करते हैं कि फिर उनके भी टाइप होते हैं अलग अलग, सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। जब हम आगे ग्लैंड्स पढ़ेंगे, हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम उस पर बात करेंगे बेटा, या ऑलरेडी 11th में आप पढ़े होंगे तो आपको बताया, आपको उस समय पढ़ाया गया था जो है वो, जब हम जो है वो एनिमल टिश्यू पढ़ रहे थे तब हमने इस पर बात किया था, ठीक है। अभी बात करते हैं कि जो मेमोरी ग्लैंड होती है इट इज कंसिडर्ड टू बी, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे कंसिडर टू बी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, इसे हम मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड कहते हैं। वेरी वेरी आईएमपी के, ये रूपांतरित स्वेट ग्लैंड होती है, क्लियर क्लियर, ठीक है। जो सेबेशियस ग्लैंड है बेसिकली वो ऑयल ग्लैंड है, के, और स्वेट ग्लैंड बेसिकली क्या है, पसीने वाली ग्लैंड के। मतलब ये है कि जो मेमोरी ग्लैंड है इट इज ए मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ठीक है।
क्लियर? ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है, रूपांतरित स्वेट ग्लैंड होती है, ठीक। वेरी वेरी आईएमपी, सिक्रीशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, उससे बोलते हैं लैक्टेशन बोलते हैं हम, ठीक है। मेमरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रीशन और उसका इजेक्शन जो होता है उसे हम लैक्टेशन कहते हैं। आपको बता दूं मैं, इस लैक्टेशन की प्रक्रिया में जब मदर की बॉडी में मिल्क बनता है तब बड़ी मात्रा में कैलोरीज कंज्यूम होती है, इसलिए आपने देखा होगा, आपने एक चीज देखी है कितना अच्छा, मतलब मैं कहता हूं कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, जो आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, और आज भी हम देखते हैं अपनी, हम बोलेंगे इसे, हम हिंदू संस्कृति तो नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे भारतीय संस्कृति बोलेंगे, ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है ना। क्योंकि बेटा यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कई सारी संस्कृति के बारे में बहुत गहराई से नहीं जानता हूं, तो आई एम नॉट एबल टू कमेंट ऑन पारसी और इस्लामिक पीपल और अदर पीपल के। मैं लेकिन देखता हूं कि अधिकांश जगह पे एक कॉमन कस्टम ये है कि जन्म के बाद जो बच्चे के जन्म के बाद मदर को जो है वो अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाने को दिया जाता है। आपने देखा होगा घर में बच्चे का जन्म हुआ तो बढ़िया बढ़िया लड्डू बनने लगते हैं, के लड्डू बनते हैं, उनमें गुड़ होता है, उनके अंदर तिल होता है, उनके अंदर जो है तमाम तरह की जड़ी बूटियां होती है, सफेद मूसली होता है, उनके अंदर जो गम होता है, उनके अंदर जो है वो मखाना, ड्राई फ्रूट, बट एकदम, और घी में बनते हैं, अच्छे से लड्डू बनाए जाते हैं, ठीक है। और मदर को बोला जाता है कि रोज तुमको एक लड्डू खाना है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए पहले के जमाने, आप इमेजिन कीजिए पहले के जमाने में जब जो बहुत कुछ रिसोर्सेज नहीं थे, तो बच्चा होने के बाद में जो नॉर्मल दाल रोटी चावल होता है ना, उसमें कैलोरीज तो होती है, लेकिन वो एक छोटा बच्चा जो मदर से फीड रहा है, मतलब मदर, उसकी पूरी ग्रोथ मदर के मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मतलब वो एक ही भोजन पे 2 लोग सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो प्रेग्नेंट मदर को भी अच्छा फूड चाहिए, लैक्टेटिंग मदर को और अधिक फूड की रिक्वायरमेंट है, दोनों कंडीशन में अधिक फूड की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर क्या होता है कि वो लड्डू वड्डू सब देखकर क्या होता है कि वो कैलोरी की रिक्वायरमेंट को हायर साइड के भाई तुम और अधिक खा लो, जिससे कि मिल्क जो है वो उसका प्रोडक्शन प्रॉपरली हो सके। ये बॉडी, क्योंकि देखिए खुद कैलोरी नहीं होगी तो अलग से कैसे कैसे जो है ग्लैंड्स काम करेंगी, ठीक है, ठीक। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, मिल्क का सिक्रीशन और इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड के। अब वेरी वेरी अहम के, और ये क्वेश्चन बड़े फ्रीक्वेंट है, ये एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, एग्जामिनर के ये फेवरेट क्वेश्चंस में से बेटा एक है। क्या है? मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो किस हार्मोन है, मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है? तो वो हार्मोन क्या है? वो हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रो मतलब बनाने वाला, पहले वाला, के लेक्टिन मतलब मिल्क की बात करें, नाम से पता है कि मिल्क को बनाने के लिए पहला जो हार्मोन काम करेगा, मिल्क को बनाने के लिए पहला जो हार्मोन काम करेगा वो है प्रोलैक्टिन। क्या है बेटा? प्रोलैक्टिन, है ना, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है। और मिल्क का इजेक्शन की मेमरी ग्लैंड से मिल्क बाहर निकलने के लिए कौन सा हार्मोन काम करता है? इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन के, या ऑक्सीटोसिन हार्मोन के। वेरी एक मेमरी ग्लैंड से मिल्क बाहर निकलेगा, इसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है। और बकायदा आपको बता दूं, जब छोटा बेबी जो है वो अपनी मदर का जो है वो निप्पल को सक करता है वो, तो उसके बाद क्या होता है कि उससे जो है वो एक हार्मोनल रिफ्लेक्स चालू होता है और मिल्क जो है वो सीक्रेट होने लगता है, ठीक है ना। ह्यूमन मिल्क, आपको पता है ये मिल्क इंजेक्शन वाला जो मैंने कहा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये मैमल्स के लिए बिल्कुल सही है। तो आप देखेंगे कई बार क्या होता है, गांव के अंदर जो है वो जो गाय भैंस होते हैं ना, ठीक है, जो कैटल्स होते हैं, उनका मिल्क निकालने के लिए भी उनको ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगाया जाता है। क्या लगाते हैं वो किसान लोग जो है उनको ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगाते हैं, कि जो डेयरी में काम करने वाले लोग हैं वो उनको हार्मोन लगाते हैं और मिल्क को निकालते हैं वो, ठीक है। ऐसा जनरली कब करते हैं? वो तब करते हैं जब जो है मान लीजिए बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का बछड़ा जो होता है, गाय का बच्चा होता है, मान लीजिए वो खत्म हो गया किसी कारण से या नहीं है वहां अवेलेबल, तो फिर वैसे में वो इंजेक्शन को लगाते हो। अदरवाइज क्या होता है कि वो जो बछड़ा जब आके जो है तुम थोड़ा सा मिल्क पीता है, इतने में रिफ्लेक्स एस्टेब्लिश हो जाता है और नेचुरली मिल्क आने लगता है। ह्यूमन मिल्क जो होता है उसमें पुअर इन आयरन कंटेंट, उसमें आयरन नहीं होता है, पुअर होता है इसमें के, बट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ केसीन प्रोटीन। मिल्क के अंदर का जो प्रोटीन होता है वो केसिन प्रोटीन होता है। ये जो है वो मिल्क के अंदर का जो प्रोटीन है वो केसिन प्रोटीन होता है बेटा। के मिल्क के अंदर जो है वो लैक्टोज होता है, लैक्टोज दी मिल्क शुगर। के जो मिल्क शुगर है वो क्या होती है? मिल्क शुगर इज दी लैक्टोज, ठीक है। फैट होता है इसमें
सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट और विटामिन पाए जाते हैं। तो मदर्स मिल्क जो होता है बेबी के लिए सबसे बेस्ट डाइट होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जन्म के बाद पहले 6 महीने के फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 महीने जन्म के बाद में बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पर रखना चाहिए। ठीक है, इससे बच्चे की इम्यूनिटी हायर साइड रहती है। जिन बच्चों को जल्दी खाना खिला दिया जाता है कि 3 महीने के बाद ही उनका मिल्क कम करके बाहर का डाइट देने लगते हैं, तो उनके बीमार पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और मैं क्लियर कर दूं, जिन बच्चों को जो है वो गाय का दूध या दूसरे एनिमल का दूध पिलाया जाता है, उन बच्चों की बॉडी में कई बार जो है वो ऐसे एंटीबॉडीज बनने लगते हैं जो उनके खुद के पेंक्रियाज में एंडोक्राइन सिस्टम को जो अपना पेंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट है उसको डैमेज करने लगता है। तो ऐसा देखा गया है, कई केसेस में ऐसा देखा गया है, क्योंकि मैं डायबिटीज का ही डॉक्टर हूं तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कई बार देखा गया है कि टाइप 1 डायबिटीज उन बच्चों को होता है। अक्सर, हर बार होगा जरूरी नहीं के, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि टाइप 1 डायबिटीज जो होता है उसमें होता यह है कि बच्चे के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज बनते हैं, इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यूनिटी के चलते जो है पेंक्रियास का बीटा सेल्स वाला हिस्सा जो होता है, पेंक्रियाटिक एंडोक्राइन वाला पार्ट डैमेज होने लगता है। ठीक है, और बच्चा डायबिटिक हो जाता है। और ऐसा तब देखा गया बच्चे का प्री मैच्योर बर्थ हुआ, 15 दिन 1 महीना पहले जन्म हो गया, मदर को मिल्क नहीं आया तो बच्चे को गाय का दूध पिलाया गया, तो गाय जो काउज मिल्क या जो है वो बफेलो मिल्क पिलाया गया। तो ये जो मिल्क होते हैं, काउज मिल्क, ये सब जो है वो बच्चे के लिए कई बार एलर्जिक भी होते हैं। तो ऐसा कहना कि गाय के दूध से जो है वो बच्चे का सब कुछ ठीक रहेगा, ये पूर्णतः सही नहीं है। इसीलिए फिर क्या हुआ, डब्बा बंद मिल्क जो है, लैक्टोजन 1, लैक्टोजन 2, इस तरह के मिल्क मार्केट में आए, जिनका कंपोजिशन जो है वो इस तरह का था जो मदर के मिल्क के समान था, जिनका कंपोजिशन इस तरह का था कि उसमें जो है गाय के मिल्क में जो एलर्जिक कंपाउंड है वो हटा दिए गए, इसके चलते वो कंपैरेटिवली सेफर साइड हो गया। ठीक है, एज ए डॉक्टर मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, Hello. Sorry to disturb you in between the lecture, but it's important to inform you. You should download the BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take the subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. फिर तो ये तो एक अलग बात हुआ। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि यदि हम मिल्क को देखें तो मिल्क में जो है वो आयरन कंटेंट पुअर होता है। ह्यूमन मिल्क की बात करें, इसमें सफिशिएंट अमाउंट होता है केसिन का जो कि प्रोटीन है, लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर है, फैट का, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड विटामिन इसके अंदर होते हैं। क्लियर? देखिए ऐसा होता है कि यानी आप देख सकते हैं कि बाकायदा मदर और बेबी के बीच में एक हार्मोनल कनेक्शन होता है। ठीक है, जब बेबी जो है वो मिल्क को सक करने की कोशिश करता है तब क्या होता है कि एक पॉजिटिव फीडबैक एस्टेब्लिश होता है उस सक करने से, और उसके चलते क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टिव होती है के, और उसके चलते क्या होता है प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन होता है, ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होता है के, दैट अफेक्ट द, मैंने कहा कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकलता है वो रिलीज होगा ब्रेन को जाके, यानी बच्चा जब मदर के लैप में बच्चा होगा और मिल्क को सक करेगा तो एक पॉजिटिव फीडबैक जो है, और यही मदर और बेबी के बीच में बड़ा क्लोज कनेक्शन होता है। तो यदि मदर की तबीयत ठीक नहीं होगी, मदर जो है वो वेल फील नहीं करेगी तो बेबी भी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो होता यह है कि जो है पॉजिटिव फीडबैक जो है वो आने से जो है ब्रेन को मैसेज जाता है, देन प्रोलैक्टिन रिलीज हार्मोन, देन प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। एट द सेम टाइम जो है ब्रेन से क्या होता है ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है, अपना जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और उससे मिल्क का इजेक्शन होता है। तो याद रखिएगा कि मतलब इतना जो है वो इस तरह का फीडबैक है। ठीक है, क्लियर? देखिए ना क्या देख रहे हैं आप, और क्लियरली मैंने आपको बताया कि ठीक है बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने जो है वो मिल्क को सक करने की कोशिश की, तो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है कहां पर, रिसेप्टर प्रेजेंट है कहां पर, निपल्स में रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, वो रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, इंफॉर्मेशन ब्रेन को गया, हाइपोथैलेमस ने क्या किया, पिट्यूटरी रिलीजिंग हार्मोन को निकाला, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या रिलीज किया, उसने प्रोलैक्टिन को रिलीज किया, इसने मिल्क का प्रोडक्शन किया उसने, और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टर पार्ट था वहां पर बेसिकली हाइपोथैलेमस का डायरेक्ट सप्लाई होता है। याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, याद रखिएगा जो पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसका जो पिछला हिस्सा होता है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो कोई खुद हार्मोन नहीं बनाती है, उसके अंदर हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल वहां पर प्रेजेंट होती हैं। याद है ना, मैंने 11th क्लास में पढ़ाया हुआ था इस चीज को। ठीक है ना,
और आगे हम जब जो बच्चे इस साल पढ़ रहे हैं वो बच्चे जो है वो उनको मैं बेटा आगे पढ़ाऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करें, एक एक चीज मैं पढ़ाऊंगा आपको, कोई भी हिस्सा कोर्स का नहीं छोड़ूंगा मैं। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, उसके जो हार्मोन है वो एक्चुअली वो कहां से आते हैं, वो हाइपोथैलेमस से ही आते हैं, और हाइपोथैलेमस का न्यूरो सेक्रेटरी एंड वहां पर पाया जाता है। तो अभी हमको ये समझना है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकला, ऑक्सीटोसिन निकला, इसने मिल्क को इजेक्ट कराया, बाहर निकलने में हेल्प किया। दिस इज द फैंटास्टिक फोटोग्राफ जो कि पूरे हार्मोनल प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हो सके तो बेटा नोट कर लेना इसको आप, है ना, क्लियर। चलिए, और मैं आपको ये परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट में भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट में कई बार कुछ इमेजेस दिए जा रहे हैं आपको, और वो इमेज देने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि उससे आपको कई सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आपके, वो आप देखकर ही उनको आप जो है वो याद कर सकते हैं। तो वो आपकी चीजों को रिकॉल कराता है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं कि एनसीईआरटी में जो है इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, हम देखते हैं, ठीक है ना, ठीक। चलिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, अब देखिए, हाँ देखो एनसीईआरटी में तो इसके बारे में जो है वो हार्मोन हमने जितना लिखा था देख लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर क्या बात खत्म हुआ, यहां पर बात खत्म हुआ कि जो मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क का रिलीज, मेमोरी ग्लैंड, इसके बारे में हमने सब कुछ देखा यहां पर, ठीक है ना, क्लियर। अब बात करेंगे हम फीमेल गैमेटोजेनेसिस के ऊपर बात करेंगे हम, के फीमेल्स में गैमेट कैसे बनता है उस पर बात करेंगे। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर कई सारी बातें ऑलरेडी की हुई है। हमने देखा है कि स्पर्मेटो जो है सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स क्या होती है, इनको हम लीडिंग सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल में जो है वो स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, फिर हमने देखा उसमें जो है वो सर्टोली सेल्स क्या होती है, फिर वहां से हमने ये भी देखा कि स्पर्मेटिड क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, रेटिटेस्टिस क्या होता है, वासा इफ्रेंशिया क्या होता है, के एपिडाइमिस क्या होता है, वास डिफरेंस क्या होता है, इजेकुलेटरी डक्ट क्या होती है, ठीक है ना, याद है ना, एक एक हिस्सा हमने अच्छे से समझा हुआ है। मैं कह रहा हूं इसके बाद आपको जिनको लाइफ में कभी सिस्टम को दोबारा उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि यदि आपने बकायदा क्लास में अटेंटिव रह के पढ़ रहे हैं तो आपके पूरा बैकग्राउंड एकदम क्लियर है कि हाँ भाई ऐसे होता है, ठीक है। अब हम वैसे ही बात करेंगे फीमेल सिस्टम के ऊपर, कैसे जो है फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द oogenesis। के देखिए मतलब कहने का क्या है, मतलब जो ओवम है उसके बनने की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं। तो स्पर्म बनने की प्रक्रिया को क्या बोल रहे थे हम, स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे थे इसको हम, ठीक है ना, ठीक। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है, काफी हद तक फर्क है दोनों में, और हम देखेंगे आगे कि फर्क है, बड़ा फर्क है। जो ओवम है उसके बनने की एक लिमिटेड क्वांटिटी है, स्पर्म बनता है अनलिमिटेड क्वांटिटी में, ठीक है। स्पर्म को बनने के लिए बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर चाहिए होता है, इसलिए स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होते हैं, जबकि oogenesis नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर हो सकता है। देखिए, विच इज मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस। देखते हैं आगे। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखो ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि oogenesis के यानी ओवम बनने की शुरुआत, जब एक बच्ची का जन्म होता है ना, एक बेबी का जन्म होता है, ठीक है, फीमेल बेबी का जन्म होता है ना, आपको जानकर आश्चर्य होगा तब तक उसकी ओवरी के अंदर फॉलिकल्स, ओवम सब डिसाइड हो चुका होता है कितने सारे बनने हैं। ओवरी में फिक्स हो गया, पैकेज बन गया वो कि भाई देखो इतने फॉलिकल्स तुम्हारे पास में हैं, इतने फॉलिकल्स हैं, जब प्यूबरिटी आएगी तब तक इतने बचेंगे, ठीक है। तो वो नंबर फिक्स है बिल्कुल। आगे देखते हैं हम नंबर क्या है वो। अभी मैंने क्या कहा, अभी मैंने आपसे कहा कि फीमेल्स के बुक में के जन्म के साथ ही उनमें जो है वो आप देखते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही oogenesis जो है वो शुरू हो चुका होता है, और जब जन्म होता है ना तब ऑलरेडी oogenesis एक स्टेज में अरेस्टेड होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मतलब oogenesis की प्रोसेस जो है वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में शुरू हो चुकी है, और जैसे बच्चे का जन्म हुआ उसके अंदर ऑलरेडी कई सारे ओवम प्रेजेंट हैं जो अभी बने नहीं है, ओवम के जो बनने की प्रोसेस में रुक गए, अरेस्ट हो गए उनके, ठीक है। एक डिवीजन शुरू करके रोक दिया उनको कि अब रुको, अब प्यूबर्टी के बाद करना। डिवीजन शुरू होकर रोक दिया, मैं बोला रुको अभी प्यूबर्टी के बाद करना, अभी इतना काम काफी है। अब आप बोलो कि सर ऐसा क्यों हुआ, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि व्हाई दिस हैपेंस, ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि भाई देखो ऐसा है, फीमेल जो हार्मोन है ना, फीमेल बॉडी को पूरा डेवलप करने में जो फीमेल हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है ईस्ट्रोजन, ठीक है ना। और ईस्ट्रोजन केवल कहां बनता है? ओवरी के अंदर बनता है। और ओवरी में भी कहां बनता है? ओवरी में भी बनता है, वो फॉलिकल से बनता है। तो वो फॉलिकल तो शुरू से रखने पड़ेंगे प्रेजेंट, ठीक है, तो शुरू से प्रेजेंट है, बाई बर्थ प्रेजेंट है, तभी तो मेल और फीमेल का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से हो रहा है, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट का मतलब है कि इनकी ग्रोथ जो है, बॉडी पैटर्न, उनके फीचर्स का डेवलपमेंट है ना। चलिए, तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, वेरी IMP, ठीक है। oogenesis जो है वो, और देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो शुरू से नहीं होता है जन्म के साथ ही, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्यूबर्टी के बाद ही होगा, प्यूबर्टी के बाद ही होगा, वो प्यूबर्टी में ही होगा, वो प्यूबर्टी होने के बाद ही होगा वो, ठीक। व्हेन ए couple of millions gamete mother cell oogonia are formed within fetal ovary, no more oogonia are formed and added after birth। की कितनी अच्छी बात लिखी है, मतलब फीटस की ओवरी में ऑलरेडी oogonia की संख्या फिक्स हो चुकी होती है, और वो एक लेवल तक पहुंचने के बाद कि भाई इतने oogonia प्रेजेंट रहेंगे इसके अंदर, वो हो चुका है, बाद में नहीं बन सकते हैं। लेकिन स्पर्मेटोगोनिया तो लगातार डिवाइड कर रही थी, याद है? जर्माइनल जो स्पर्मेटोगोनियल जर्म सेल्स थी वो नई स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करती थी, स्पर्मेटोगोनिया भी डिवाइड करके जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को बना रही थी और एक खुद को रिप्लेस कर रही थी, याद है ना? वहां लगातार रिप्लेसमेंट चल रहा था यहां पर। इसीलिए अब देखो जो चीज कम है, समझो बात को, कि जो चीज कम है ना तो उसको तो समझदारी के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो इनॉमरस है तो उसका वेस्टेज भी होता है। इसीलिए एक इजेकुलेशन में, मेल के एक इजेकुलेशन में जो है वो मिलियंस ऑफ स्पर्म बाहर निकलते हैं, और फीमेल के एक ओवरी 2 महीने में एक बार एक ओवम रिलीज करती है। अल्टरनेट होता है ना, 2 ओवरी होती है, एक महीने एक ओवरी ने ओवुलेशन किया, अगले महीने दूसरी ओवरी ने ओवुलेशन किया, फिर तीसरे महीने में पहली वाली ने ओवुलेशन किया, चौथे महीने में दूसरी वाली ने ओवुलेशन किया। तो ये मतलब एक ओवरी का नंबर कितने दिन बाद आया? 28 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए आप, ठीक है। 56 डेज के बाद नंबर आया, 56 डे में। हुआ कि नहीं हुआ, है ना? तो ऐसे होता है, और ऐसा कहा जाता है, रफली कहा जाता है कि 400 के आसपास जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल की लाइफ में होते हैं। इतना ही ओवम जो है वो मैच्योर होकर बाहर निकल पाते हैं, बाकी सब खत्म हो जाता है, ठीक है। मतलब ये मीनार्की से मीनोपॉज तक का टाइम पीरियड है। क्लियर? समझ रहे बात को कि अब मीनार्की क्या होता है, मीनोपॉज क्या होता है, ये सब बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैंने क्या कहा कि मतलब oogenesis। अब देखो बेटा, एक एक लाइन को बड़े अच्छे से समझते हुए चलेगा, कि देखिए क्या होता है कि पढ़ लेना एक अलग बात होती है, समझ लेना एक अलग बात होती है। तो मैंने बताया आपको कि oogenesis की प्रक्रिया जो है वो फीटल अवस्था में शुरू हो चुकी होती है, और एक बार बच्चे का जन्म होने के बाद में उसमें और oogonia ऐड नहीं होती है। क्लियर? देखिए जैसे बड़े ध्यान से, ये फ्लो चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, इसको बड़े ध्यान से हमको देखना है बेटा, ठीक है। देखिए ये oogonia में डिप्लॉइड सेल होती है, ठीक है। oogonia में डिप्लॉइड सेल होता है, ठीक है। इसने माइटोसिस किया और इसने क्या बनाया? इसने प्राइमरी oocyte बनाया, इसने प्राइमरी oocyte बनाया। ये जो प्राइमरी oocyte होता है, ये सारी प्रक्रिया कहां हो चुकी है? ये प्रोसेस हो चुकी है फीटल है ना, ये पूरी प्रक्रिया कहां हो चुकी है? होगी ये फीटस में हुई है, ठीक है, भ्रूण में हुई है, भ्रूण अवस्था में हो चुकी होती है, क्या? क्लियर? यानी फीटस में ये प्रक्रिया हो चुकी होती है। मतलब ये है कि oogonia से प्राइमरी स्पर्म, और आपको बता दूं मैं, इंटरेस्टिंग बात है, प्राइमरी oocyte जो बनता है ये मियोसिस की शुरुआत कर चुका होता है। क्या कर चुका होता है? मियोसिस को शुरू कर चुका, और शुरू करते रुक गया होता है। मतलब मियोसिस की शुरुआत में क्या आएगा? प्रोफेज फर्स्ट आएगा, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहली अवस्था होती है प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट में होती है लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन और डिप्लोटीन अवस्था, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा सेल डिवीजन, उनको लग रहा है कि सर व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। तो देखो बेटा, 11th क्लास में यदि आपने, सच में सीरियसली बता रहा हूं, यदि आपने नहीं सुने ये सब चीजें, तो बहुत बड़े, मतलब हम बड़े गड्ढे में हैं यार, कि हमें उससे ऊपर आना पड़ेगा, उभरना पड़ेगा हमें, है ना। मैं पढ़ाऊंगा, मुझे चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा आपको। जैसे हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पूरा होगा, फिर हम जो है वो सेल साइकिल और सेल डिवीजन ही शुरू करेंगे। मैं पढ़ाऊंगा, और उसके बाद आपको एक भी डाउट, नॉट ए सिंगल डाउट, एक भी डाउट आपको नहीं रह जाएगा।
क्लियर, समझ गए? तो कोई डाउट आपको नहीं रह जाएगा, ठीक है? क्योंकि ऐसा मैं किस आधार पे बोलता हूं? इस आधार पे बोलता हूं मैं, बिकॉज आई एम हैविंग द मोस्ट इंटेलिजेंट कमांडोज विथ मी। आई एम एन एवरेज मैन, मैं एक बहुत औसत व्यक्ति हूं, ठीक है? मैं कोई बुद्धिमान, बहुत टैलेंटेड है ना, कि आई एम द बेस्ट, उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं, बट आई हैव द बेस्ट कमांड्स अंडर मी। आई हैव द बेस्ट बंच ऑफ स्टूडेंट विथ मी। आई हैव द बेस्ट सोल्स ऑफ इंडिया विथ मी। आई हैव द बेस्ट अपकमिंग डॉक्टर्स विथ मी, ठीक है? ये भरोसा मेरा है, तोड़ना मत। याद रखिए, सबसे बड़ा पाप है किसी का भरोसा तोड़ना, भरोसा मत तोड़ना, समझ गए? क्लियर? चल, तो अभी क्या कहा मैंने आपसे? अभी मैंने आपसे कहा कि इतना याद रखो बेटा, मेरे कहने पे ना को मैं पूछूंगा एमसीक्यू तो फिर जो है वो मत बोलना कि नहीं बना समझ के। बता रहा हूं आपको अभी कि याद रखना कि फीटस अवस्था में जो है oogoनियम से प्राइमरी oocyte बन चुका होता है, जो प्रोफेस फर्स्ट की अवस्था में जो अरेस्ट हो चुका है, प्रोफेस फर्स्ट की अवस्था में जो अरेस्ट हो चुका होता है, ठीक है ना? क्लियर? और प्रोफेस फर्स्ट में अरेस्ट हो चुका, और वो भी कहां पे होता है? उसमें भी होता है ये डिप्लोटीन अवस्था में होता है। नोट कर लो बेटा, है ना? ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा तो दोबारा बात करेंगे इसके ऊपर। हम क्या भी लिख लीजिए अभी, डिप्लोटीन अवस्था में ये अरेस्ट होता है, ठीक है? और ऐसी लंबी, और ये कितने साल रहता है अरेस्ट? हाउ मेनी इयर्स के? मान लो प्यूबर्टी हुआ 14 ईयर की एज में, 14 साल की उम्र में मान लीजिए प्यूबर्टी को अटेंड किया, 12 साल मान लीजिए। इंडिया में हम देखते हैं कि 12 साल 13 साल की उम्र में जो है वो पहली बार जो है वो मेंसेस होते हैं या मीनार्की होता है, ठीक है? तो 12 साल तक, जन्म से लेकर 12 साल तक ये डिप्लोटीन अवस्था में अरेस्ट रहेगा, जब तक इसका नंबर ना आ जाए। और ये उसके बाद बहुत साल तक रहेगा, जब तक एक एक फॉलिकल बारी बारी से डेवलप होता चलेगा, ठीक है? आपको बता दूं, मैं आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि जब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो ओवरी के अंदर एक फॉलिकल अपने आप को डेवलप कर रहा होगा। ऐसा नहीं होता है, कई सारे फॉलिकल साइमल्टेनियसली डेवलप करते हैं। एक जो है फाइनली पूरा डेवलप हो पाता है, बाकी खत्म हो जाते हैं। वो प्रकृति ने वो क्या हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में कुछ फॉल्ट है, एक डेवलप होते में कुछ गलती है तो फिर रह जाए, नहीं। संभावनाएं रिप्रोडक्शन की कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर जीवन बना हुआ है केवल रिप्रोडक्शन के कारण। तो वो रिप्रोडक्शन की संभावनाएं बनी रहे, इसके लिए एक साथ कई सारे फॉलिकल मैच्योर होने की कोशिश करते हैं, एक फाइनली मैच्योर हो पाता है, बाकी डीजनरेट कर जाते हैं। मतलब 400 टाइम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट हो रहा है, 400 जो हम कहते हैं कि जो 400 जो टाइम हम जो ओवुलेशन हो रहा है, उसके लिए कम से कम जो है हजारों की संख्या में फॉलिकल डेवलप हुए होंगे, तब जाके वो उतना वहां पहुंचा है, ठीक है? वो 400 तो सक्सेसफुल हैं, जो फाइनली डेवलप हो गए फॉलिकल और ओवुलेशन हो गया उससे, ठीक है? अब एक बात तो ये, चलो अब दूसरा हम कहते हैं कि जो है प्रोफेस फर्स्ट में अरेस्ट हो गया। अब मतलब एक बच्ची के जन्म के साथ जो है उसके जब तक जो है वो फॉलिकल ओवुलेशन तक नहीं पहुंचता, तब तक वो प्राइमरी oocyte कंडीशन में वो मेंटेन। प्यूबर्टी के समय का हम बात करते आगे के, देखिए आप देखिए, अब देखिए क्या हुआ। मैंने आपसे कहा कि ये प्रोफेस यहां पर ये दिस इज द पॉइंट, समझते हैं, दिस इज द पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां पर बच्चे का जन्म हुआ, दिस इज द बर्थ पॉइंट के, यहां पे बच्ची का बर्थ हुआ के। अब बर्थ होने के बाद क्या हुआ, मैंने कहा कि देखिए म्यूसिस जो है प्रेजेंट है। अब क्या हुआ कि प्यूबर्टी को उसने अटेंड किया, है ना? बर्थ से प्यूबर्टी को अटेंड करने का टाइम पड़ता है। और प्यूबर्टी में क्या हुआ, प्यूबर्टी के बाद ये हुआ कि म्यूसिस को, मैंने कहा कि प्यूबर्टी के बाद जैसे ही वो फॉलिकल डेवलप होना शुरू हुआ, म्यूसिस कंटिन्यू हुआ, यानी जो म्यूसिस फर्स्ट था वो कंटिन्यू कर गया, और कहां रुक गया वो मेटाफेज सेकंड में रुक गया वो, कहां? मतलब मियोसिस फर्स्ट पूरा हो गया, प्राइमरी oocyte, एंड जैसे मैंने कहा जो प्राइमरी oocyte ने मियोसिस फर्स्ट को पूरा किया, अब कहां गया वो? अब बन गया सेकेंडरी oocyte बन गया। सेकेंडरी oocyte जो है वो मियोसिस सेकंड में गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि म्यूसिस सेकंड पूरा नहीं हो पाता जब तक कि फर्टिलाइजेशन ना हो। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि देखो, नंबर एक, पहली बात सुनो, होता यह है कि जो प्राइमरी oocyte है उसने मियोसिस फर्स्ट किया, उसने, है ना बेटा, ठीक है? मियोसिस फर्स्ट हुआ, उसने कंप्लीट किया उसने, और जब
जब प्राइमरी oocyte में म्यूसिस फर्स्ट होता है तो दो असमान, एक छोटी और एक बड़ी सेल बनती है। छोटी सेल को बोलते हैं पोलर बॉडी, छोटी सेल को बोलते हैं पोलर बॉडी, जो फाइनली ओवुलेशन में भाग नहीं लेता है, वो पोलर बॉडी के। अब प्रश्न उठता है ऐसा क्यों हुआ, दो बराबर साइज की सेल क्यों नहीं बनी? एक बड़ी सेल बनी जिसमें मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और एक छोटी सेल बनी जिसमें कम साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, कोई काम की नहीं। ऐसा इसलिए हुआ बेटा कि ओवम जो होता है ना, आगे चल के जब जो है वो फर्टिलाइज होगा ना, तो उसके पास पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट क्वांटिटी में साइटोप्लाज्म होना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइज्ड ओवम ही तो जाइगोट है। जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वही तो जाइगोट है, और जाइगोट को ग्रो करना है तो उसको एक मिनिमम क्वांटिटी में उसको सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्म की रिक्वायरमेंट होगी ग्रोथ के लिए। इसलिए तो मोर साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट करने के लिए ऐसा अनइक्वल डिवीजन हुआ कि भाई एक को बड़ा कर लो, एक को छोटा करो, छोटा वाला भले ही खत्म हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े वाले को बचना चाहिए इसको, क्योंकि इसी से आगे जीवन बढ़ेगा। ठीक है, ये हुआ। अब सेकेंडरी oocyte बन गया, सेकेंडरी oocyte बड़ी सेल है और एक पोलर बॉडी बन गई जो छोटी सेल है, कोई काम की नहीं है। अब जो सेकेंडरी oocyte है इसने भाग लिया म्यूसिस सेकंड में। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था, वहां सब बराबर चल रहा था काम। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने थे, और हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने दो स्पर्मेटिड को बनाया था, तो टोटल 4 बन गए थे। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर अनइक्वल काम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म हमें ओवम के अंदर डालना है, तो शुरू से बंटवारा अनइक्वल करना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द इसको देना पड़ेगा। अब सेकेंडरी oocyte ने म्यूसिस सेकंड में भाग लिया। अब लेकिन ये प्रॉब्लम यहां पर ये हुआ, जैसे ही सेकेंडरी oocyte ने म्यूसिस सेकंड में भाग लिया तो प्रॉब्लम ये हुआ कि उसका सेंट्रियोल गायब हो गया, खत्म हो गया, सेंट्रियोल खत्म हो गया। ठीक है, सेंट्रियोल उसका खत्म हो गया, क्योंकि आइदर साइंटिस्ट बिलीव दैट कि आइदर इट गोज टू द पोलर बॉडी ओनली, वहीं चलेगा सब, बाकी इसके बाद यहां पे कुछ बचा ही नहीं। अब यहां पर जब म्यूसिस सेकंड जब शुरू हुआ तो प्रोफेज सेकंड हुआ, मेटाफेज सेकंड हुआ। अब मालूम चला रे मेटाफेज सेकंड के लिए सेंट्रियोल तो लाओ, जब तक सेंट्रियोल होगा स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे, प्रॉपरली क्रोमोसोम डिवाइड अरेंज नहीं होंगे, डिवीजन नहीं होगा, तो काम कैसे चलेगा? तो प्रॉब्लम तो यहां पर यह हो गई कि म्यूसिस सेकंड ने बोला कि देखो भैया ऐसा है, ये तो गोल्डन रूल है, बगैर सेंट्रियोल के एनिमल सेल डिवाइड नहीं करेगी। नहीं करेगी डिवाइड। क्यों नहीं करेगी डिवाइड? भाई सेंट्रोसोम सेंट्रियोल जो होते हैं वे एक प्रकार से वो प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिस प्लेटफॉर्म पर क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज करते हैं, डिवाइड करते हैं। जहां पे सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल नहीं है वहां एनिमल सेल डिवाइड नहीं कर सकती है। जाओ नर्व सेल को देख के आओ, वो भी डिवाइड नहीं करती। एक बार बनने के बाद खत्म सेंट्रोसोम उसका, अब वो डिवाइड नहीं करती ना। न्यूरॉन्स नेवर डिवाइड, एक बार बन गए उसका दोबारा डिवाइड नहीं करते हो, केवल मेंटेनेंस होता है उनका। अब यहां पर क्या हुआ कि प्रॉब्लम यह है कि इनके पास में अब नहीं है सेंट्रियोल, तो रुक गया सेकेंडरी oocyte। किसका इंतजार किया उसने इंतजार किया स्पर्म की एंट्री का, कि स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, और स्पर्म के हेड में क्या है? एक तो न्यूक्लियस है, दूसरा क्या है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है। क्या बात है, आपने याद रखा, सरप्राइजिंगली अच्छा लगा मुझे जान के। तो क्या है वो है आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। आया कंट्रीब्यूट किया, जैसे सेंट्रियोल मिला सेकेंडरी oocyte ने जो है वो फटाक से उसने क्या किया, उसने अपना सेकंड पूरा किया, उसने पोलर बॉडी को अलग निकाला और बन गया कंप्लीट ओवम बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जिसको स्पर्म फर्टिलाइज किया था वो एग नहीं था, वो सेकेंडरी oocyte था। वो क्या था? सेकेंडरी oocyte था। इसका मतलब जो ओवुलेशन हुआ वो उसमें क्या बाहर निकला था? क्या सीधा एग बाहर निकला था? नहीं, उसमें बाहर निकला था सेकेंडरी oocyte। पूछा है मैंने आपसे क्वेश्चन, क्लियर? चलिए, तो अभी क्या कहा मैंने कहा कि ओवुलेशन हुआ, तो ओवुलेशन में क्या निकला? सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज है। ग्राफियन फॉलिकल ने जिस स्ट्रक्चर को बाहर रिलीज किया वो क्या था? वो सेकेंडरी oocyte था वो। ठीक है, स्पर्म की एंट्री हुई, स्पर्म ने सेंट्रियोल कंप्लीट दिया उसने, और क्या हुआ बेटा? म्यूसिस कंप्लीट हुआ, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद, और फर्टिलाइज एक बन के। याद रखिए, जब जो है वो पहले म्यूसिस कंप्लीट होगा, स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस दूर दूर प्रेजेंट रहेगा, फिर दोनों फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करेंगे, डिप्लॉइड सेल बन जाएगी। क्या बन गया? जाइगोट बन गया। ठीक है, क्लियर? ये फ्लो चार्ट बेटा कॉपी में नोट कर लेना है ना, ठीक है ना? मतलब उसमें लापरवाही नहीं करो ना, कोई आलस नहीं करना है ना।
आप बोलोगे सर परफॉर्मेंस शीट में दे दो मेरे को, यहां दे दो, नहीं। मैं चाहता हूं बेटा थोड़ा सा कलम चलाएं, हम भी मेहनत करें ना, क्योंकि देखो ऐसा है ना कि हम जब हम खुद लिखते हैं ना तो चीजें हमको याद रहती है ना, ठीक है बेटा, है ना। तो इसलिए ना बिल्कुल ये ऑफलाइन क्लास के समान समझिए कि क्या करें कि ये बिल्कुल ये आपके दिमाग में बात रहना चाहिए हमेशा कि आप एक रिस्पॉन्सिबल ऑथेंटिक कोचिंग क्लासेस के अंदर हैं। आप कोई ऑनलाइन सोशल मीडिया पे टाइम पास नहीं कर रहे हैं, यू आर इन ए क्लास, ठीक है, यू टुक एडमिशन हियर, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं। और मैं आप सबको बोल दूं, अभी फिलहाल शायद से वीडियोस के लिए वेरिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट अपडेट जो आएंगे उसमें आपको अपने आप को वेरीफाई कराना पड़ेगा। वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको अपना फोटो आईडी देना होता है, अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है आपको देना होता है, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट में दीजिएगा ताकि टीम वेरीफाई कर ले। आपको 10th का मार्कशीट, 9th का मार्कशीट, ठीक है, यदि मार्कशीट अभी रिजल्ट नहीं आया है तो अपना आधार कार्ड आपका, 11th का मार्कशीट के वॉट एवर मार्कशीट इसमें आपका सही नाम मेंशन हो बेटा, वो देना होता है आपको, आपका फोटोग्राफ देना होता है। क्योंकि यहां पर हमारे इंस्टीट्यूट में जो हमारा जो है बायोमेंटर्स में हर बच्चे का एक रिकॉर्ड रखा जाता है, हर बच्चे के परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो आगे जो फीचर्स होंगे और वो आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि वेरिफिकेशन में कोई फीस नहीं लगती है आपकी, आप एक बार वेरीफाइड हो गए, उसके बाद ये होता है कि वेरीफाइड होने के बाद में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप सब्सक्रिप्शन को आगे ले सकते हैं। कि नहीं लेना मत लीजिए, वीडियो देखिए केवल, के लेंगे तो थोड़ा और फायदा होगा आपको, ठीक है, नहीं लेंगे तो भी कोई बड़ा नुकसान नहीं बेटा, ठीक है। तो मैं इतना बोलता हूं आपसे कि इसको बताइएगा जरूर लोगों को कि ये ऐसा हमने जो स्टेप उठाया है ना, ये हमने कमर्शियल एंगल से नहीं उठाया हमने, ठीक है, कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हमारा कोई राज हो कि हम इतना पैसा लेंगे ये लेंगे। मैं कह रहा हूं आपसे कि जब हम यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे थे, लोग कह रहे थे कि भाई देखो आप सर जो है ऐसा कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, कि मैं बोल रहा हूं आपसे कि अभी वीडियो सारे यहीं पर के यूट्यूब पे देखेंगे तो हाँ हो सकता है मेंबर्स ओनली वीडियो में आपको पैसा लग जाए 50-60 रुपए के, यहां देखेंगे तो आपको पैसा नहीं लगेगा, है ना, थोड़ा सा बेटा ना, मतलब मेरे साथ में उसको हमारा इंस्टीट्यूट है, हमको ग्रो करना है, हमको इसको जो है अच्छे बच्चों के लिए एक गुरुकुल के समान डेवलप करना है। और मतलब इन फ्यूचर ये है कि इसका एक बड़ा अपना, देखिए मैं आपको तो बड़ा कैंपस होगा, उसमें आपके कॉन्टेक्ट सेशन भी होंगे, बिल्कुल गुरुकुल के समय आने वाले बच्चों को तो बहुत कुछ मिलेगा। कि हम लोग बहुत सोचे हैं इस बारे में कि एक अच्छा एजुकेशन कल्चर जहां पर बच्चों को जो है एजुकेशन के अलावा बहुत सारे इथिक्स मोरल वैल्यू जो हम धीमे धीमे अपने आसपास से लूज कर रहे हैं ना, वो आना चाहिए। जैसे आपको ध्यान होगा कल के वीडियो में जैसे हमने कम्युनिटी पे हमने एक जो है हमारी कमांडो, उसकी बड़ी सिस्टर है, वो डॉक्टर हैं, उसने मुझे बड़े दिल से व्हाट्सअप किया कि मेरी सिस्टर को सर ये अवार्ड मिला है कि कोरोना ड्यूटी पे उन्होंने अच्छे से काम किया के। when I posted that thing, तो I realized that कि देखो ये कितना अच्छा है, वो बच्ची है, डॉक्टर है, नई डॉक्टर बनी है, वो कोरोना ड्यूटी पे काम कर रही है, कितना बड़ा रिस्क है आप सोचिए कि वो काम करते कितने, ये हम यही तो हमारा यूथ है जो देश को बदलेगा आगे जाके। अभी लोगों ने कम्युनल एंगल से कोरोना को लोगों ने कम्युनल एंगल जोड़ा, ये मीडिया है ना बहुत ही बकवास है कि मीडिया ने कम्युनल एंगल और कोरोना को जोड़ दिया के। ये कभी नहीं बताएगी, ये मीडिया कभी नहीं बताएगी कि उसी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, कोरोना के वार्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग। हमारी पूरी बिल्डिंग जो है उसको संभालने वाले कश्मीरी हैं, उसको संभालने वाले कश्मीरी मुस्लिम हैं, पूरा हमारा कारपेट पार्क संभालते हैं, सब देखते हैं, एवरीथिंग दे मैनेज, कोरोना के लिए सबकी जांच करते हैं, तब आदमी अंदर आ पाता है बिल्डिंग में, ठीक है। तो ये जो बांटने का जो काम है ना, ये तो बहुत लोग कर रहे हैं बेटा, हमको आपको तो जोड़ने का काम करना है ना, ठीक है। और वो शिक्षा ही जोड़ सकती है, ये बात मैं क्यों कहता हूं, ये जो 5-10 मिनट आपके लेक्चर में लेता हूं ना मैं, ये सोल की ट्रेनिंग होती है, आत्मा की ट्रेनिंग होती है। और आत्मा यदि नहीं है हमारे अंदर ना, तो हम जीते जागते हाड़ मास के पुतले हैं, और ऐसे पुतलों से आप कोई बड़ी उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी उम्मीद करना है तो आपको अपने अंदर की सोल को जागृत करना पड़ेगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, फ्लो चार्ट को, और ये फ्लो चार्ट हमको मिस नहीं करना है बेटा, है ना। कैसे होता है ना, बिल्कुल याद रहना चाहिए एकदम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए अब एनसीईआरटी पाते हैं कि एनसीईआरटी वाले बाबू क्या बोलते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी वाले बाबू बोलते हैं कि द सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड इंटर्स इनटू प्रोफेस फर्स्ट ऑफ द म्यूटेड डिवीजन एंड गेट टेम्पररी अरेस्टेड एट दैट स्टेज कॉल्ड द प्राइमरी यूसेट के। इसका मतलब
एनसीईआरटी लिखता है कि भैया देखो ऐसा है कि एक बात दिमाग में डाल लो कि जो प्राइमरी oocyte हैं ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर मियोसिस की शुरुआत हो चुकी होती है और मियोसिस शुरू होने के बाद ये शुरुआत में ही जो है वो अटक गए होते हैं कि आगे नहीं बढ़ रहा होता एलिमेंट के। तो ये क्या है, ये टेम्पररी, और ये टेम्पररी हमेशा का नहीं है, टेम्पररी अरेस्टेड है। क्या क्लियर? Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells के एक एक डिटेल एनसीईआरटी का दिमाग रखें। यानी जो प्राइमरी oocyte है उसके आसपास जो है वो ग्रेनुलोसा सेल्स के पूरे का पूरा एक कवर बन जाता है, एक लेयर बन जाती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये प्राइमरी oocyte था, ठीक है, इसके आसपास क्या हुआ, ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है उन्होंने ऐसा कवर बना लिया, ऐसा कवर बना लिया उन्होंने। ठीक है बेटा, अब ये क्या बन गया, ये बन गया प्राइमरी फॉलिकल बन गया। ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल इज बेसिकली ए प्राइमरी oocyte जिसके आसपास जो है वो ग्रेनुलोसा सेल का एक कवर होता है, एक लेयर होती है। ठीक है ना, क्लियर? व्हाट इज प्राइमरी फॉलिकल? भूलना नहीं है, भूलना मना है। क्लियर? क्या है भूलना मना है। तो प्राइमरी फॉलिकल जो है वो क्या है, प्राइमरी oocyte जिसके चारों तरफ जो है वो ग्रेनुलोसा सेल्स का एक लेयर बन चुका है, उसे प्राइमरी फॉलिकल बोला हमने। ठीक है, क्लियर? देखिए ध्यान से, एनसीईआरटी का ही इमेज है, के एनसीईआरटी की ही सुंदर सी सुहानी तस्वीर है कि हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहां पे दिखाई पड़ रहा है हमें, देखिए ना, ये है प्राइमरी फॉलिकल के। इसके पहले वाला क्या होता है, वो होता है प्रीमोर्डियल फॉलिकल। क्या होता है प्रीमोर्डियल फॉलिकल के? प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद बनेगा फिर लेयर का डिपोजिशन सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल बनेगा। टर्सरी फॉलिकल में एक अंदर जो है वो कैविटी बनेगी जिसको हम एंट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्रम। तो एंट्रम इज द कैविटी प्रेजेंट इन द टर्सरी फॉलिकल। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। और टर्सरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा ग्राफियन फॉलिकल में एंड द ग्राफियन फॉलिकल पार्टिसिपेट इन द ओव्यूलेशन प्रोसेस। ठीक है, क्लियर? इतनी बार रिपीट करता हूं और ये तुम अब भी याद नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना बेटा? दिमाग की नसों को, दिमाग के अंदर की तंत्रिकाओं को, तंतु को जागृत करो। ठीक है, चलिए, ये इमेज आपको याद रहना चाहिए बेटा, और ये मैं आपको पूछूंगा भी क्वेश्चंस में ना। क्लियर? चलिए देखो ना, अब थोड़ा एनसीईआरटी का इमेज आप जानते ही हो ना बेटा, एनसीईआरटी का इमेज उतना क्लियर होता नहीं है, इसलिए समझने के लिए मैंने आपको और साफ इमेज दिखा दिया। देखो बेटा, प्रीमोर्डियल फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल है, फिर हम क्या देख रहे हैं, हम सेकेंडरी फॉलिकल देख रहे हैं। हम सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है, oocyte प्रेजेंट अंदर के। ठीक है, प्राइमरी oocyte है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल है, देन टर्सरी फॉलिकल है। टर्सरी फॉलिकल में जो है कैविटी बन गया है, उसको मैं एंट्रम बोला। टर्सरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ। ग्राफियन फॉलिकल ने ओवुलेशन किया, बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल जो ओवुलेशन करने के बाद बचा वो कार्पस लुटियम में कन्वर्ट हो गया। कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती है। जब कार्पस लुटियम डीजनरेट हो गया तो कार्पस एल्बिकेंस बन गया। ये भूलना नहीं है, कई बार बताया मैंने बेटा। ठीक है, चलिए अगेन, दिस इज अगेन ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लो चार्ट बेटा, जो पहले बनाया ना उसी का रिवीजन है ये, और मैं आपको बार बार दिखाऊंगा जब तक आप याद ना कर लें। या देखो बेटा, ऐसे याद रखा करो, व्हाट इज स्पेसिफिक इन बायोमेंटस क्लासेस, बिकॉज स्पेसिफिक इज दैट कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर टू द एंड ऑफ द लेक्चर बहुत सारी चीजें आप लेक्चर में ही याद कर लेते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। बाद के लिए कोई काम नहीं, यही याद करते हैं, फिर बाद में डीपीएस लगाएंगे शाम को, देखते हैं क्या कितने क्वेश्चंस में आते हैं, कितने बनते हैं हमसे। ठीक है ना, क्लियर? तो देखो, फीटल लाइफ में प्राइमरी oocyte, ठीक है, अरेस्ट हो गया प्रोफेस फर्स्टमेट के, है ना, बर्थ हुआ, चाइल्डहुड गया, चाइल्डहुड का प्यूबर्टी हुआ, प्यूबर्टी जैसे हुआ तो आगे का डिवीजन कंप्लीट हुआ इसमें। ठीक है ना, क्लियर? ठीक, और फर्स्ट म्यूटरी डिवीजन कब कंप्लीट होता है? ठीक ओवुलेशन है, फॉलिकल जब वो कंप्लीट करेगा, जब उसका ओवुलेशन होने को होगा के, जब ओवुलेशन हुआ तो ओवुलेशन में बाहर क्या निकला, जो रिलीज हुआ वो रिलीज क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte रिलीज किया, यानी ग्राफियन फॉलिकल ने सेकेंडरी oocyte को रिलीज किया। ठीक है ना बेटा, है ना? उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर फाइनली ओवम जो है वो जाइगोट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी क्या लिखता है, A number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty के, यानी बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में फॉलिकल होते हैं, लेकिन जब आप बर्थ से प्यूबर्टी की बात करते हैं, जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक, तब तक बड़ी संख्या में ये फॉलिकल डीजनरेट हो चुके होते हैं। के प्यूबर्टी के समय, एट प्यूबर्टी केवल 60,000 से लेकर 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी के, IMP।
ठीक है। ओवरऑल सारे फॉलिकल देख लोगे तो वो 1,20,000 के आसपास होते हैं, यानी 1,20,000 के आसपास सारे फॉलिकल के प्रीमोर्डियल सारे जोड़ लोगे आप तो उतने होते हैं। लेकिन प्यूबर्टी के समय पे पर हम देखते हैं कि तकरीबन 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल लिखा है, नॉट टोटल फॉलिकल, गलती मत करना। ठीक है, तो जो है वो प्राइमरी फॉलिकल जो है कितने होते हैं, 6,000 से 80,000 होते हैं। ठीक है, द प्राइमरी फॉलिकल, अब ये प्राइमरी फॉलिकल क्या था, प्राइमरी oocyte के ऊपर जो है ग्रेनुलोसा सेल का लेयर बना तो प्राइमरी फॉलिकल बन गया। प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल के। अब क्या हुआ, मैंने कहा ना आपसे कि अब ग्रेनुलोसा सेल ने और लेयर बना लिया तो क्या बन गया, ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। ठीक है, जैसे याद होगा मैंने आपसे अभी बनाया था, मैंने कहा था कि ये क्या है, ये हो गया आपका प्राइमरी oocyte के, इस प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रेनुलोसा सेल्स का एक लेयर बना। ठीक है, मैंने कहा ये लेयर बन गया, प्राइमरी फॉलिकल बन गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, आगे जाके जो है वो इसके अंदर और लेयर जमा हो गए, इसके ऊपर जो है वो और लेयर जमा हो गए, क्या बन गया, ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। यही फर्क है। यानी प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में जो फर्क है मेनली वो किस चीज का फर्क है, अरे याद कर लो इसको, किस चीज का फर्क है, वो लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल के, मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल जो है वो इकट्ठा हो गया इसमें। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। क्लियर, देखिए उगोनिया, फॉलिकल फॉर्मेशन हुआ, प्रीमोर्डियल फॉलिकल बना, फॉलिकल का एक्टिवेशन हुआ, प्राइमरी फॉलिकल बना, फॉलिकल की ग्रोथ हुई, सेकेंडरी फॉलिकल बना। क्लियर, ठीक है, क्लियर। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा लूंगा बेटा मैं, चलेगा ना, ठीक है, बुरा तो नहीं मानेंगे, चलेगा, चलो चलेगा, है ना, ठीक, चलो, है ना। अब देखते हैं क्या लिखा है, This secondary follicle soon transform into tertiary follicle। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल जल्दी ही टर्सरी फॉलिकल में बदल जाता है, लेकिन इस बार जो अंतर है, सुनना बात को ध्यान से, इस बार जो अंतर है वो अंतर ये है कि इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एक लिक्विड कंटेंट से भरी हुई कैविटी बनती है, इसको हम एंट्रम कहते हैं। तो कैविटी का नाम याद रखना है। टर्सरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में फर्क क्या, याद रख के देखो बेटा। कोई पूछता है प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल में फर्क किस चीज का है, तो बोलोगे ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर्स का फर्क है। ठीक है ना। और जब आप बोलोगे, कोई पूछता है कि सेकेंडरी और टर्सरी फॉलिकल में किस चीज का फर्क है, तो आप बोलोगे सेकेंडरी और टर्सरी फॉलिकल में फर्क है फ्लूइड फिल्ड कैविटी का, एंट्रम का फर्क है। ठीक है, और आगे बात करते हैं। द थीका लेयर is organized into inner थीका इंटरना एंड द आउटर थीका। थीका मतलब होता है एक आवरण कवच के। तो अब क्या होता है इसमें थीका लेयर बनेगा, उसके दो हिस्से होंगे, आउटर जो है थीका इंटरना, अंदर वाला थीका इंटरना और बाहर वाला थीका एक्सटर्नल के। ठीक है, क्लियर। देखिए क्या देखा हमने यहाँ पे, हमने कहा पहले कि यहां पर लिखा ना कि ग्रेनुलोसा। अब देखो जो थीका, आप ये जो दिमाग में रखिए के, तो थीका है ना, थीका होता है आवरण के, तो थीका जो लेयर होता है वो बनना शुरू हो चुका था सेकेंडरी फॉलिकल के। सेकेंडरी फॉलिकल में कई सारे मोर नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स बन चुके होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी फॉलिकल, और इसके अलावा एक जो है पतला सा आवरण या थीका लेयर भी बाहर बन चुका होता है। और वही थीका लेयर यहां पर जो है वो टर्सरी फॉलिकल में और ग्रो कर चुका होता है, दो हिस्सों में बट चुका होता है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। ठीक है, एनसीईआरटी लिखता है कि आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए, इट इज दिस एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grows in size and complete its first immunity division। वेरी वेरी कहने का मतलब यह है कि टर्सरी फॉलिकल ही वो अवस्था है, टर्सरी फॉलिकल ही वो अवस्था है जहां पर जो है वो प्राइमरी oocyte होता है वो अपने आप को ग्रो करता है और अपना फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन पूरा करता है। वेरी वेरी आईएमपी, भूलना नहीं। देखो बेटा ना, एकदम अटेंटिव रहो उसमें कि प्राइमरी फॉलिकल में ऐसी कोई बात नहीं घटी, सेकेंडरी फॉलिकल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन टर्सरी फॉलिकल में मियोसिस फर्स्ट पूरा किया प्राइमरी oocyte ने। और क्या बनेगा उसके परिणाम स्वरूप, उसके एज ए रिजल्ट ऑफ दिस बनेगा एक छोटी सी पोलर सेल बनेगी, और क्या बनेगा, एक बनेगा और एक क्या बनेगा, एक सेकेंडरी oocyte बनेगा। ठीक है, क्लियर। अनइक्वल डिवीजन होगा, असमान विभाजन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ी साइज की लार्ज सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक पतली छोटी सी पोलर बॉडी बनेगी। एक सेकेंडरी oocyte बनेगा, एक छोटी सी पोलर बॉडी बनेगी। क्लियर। अब देखिए मियोसिस फर्स्ट पूरा हो चुका है तो 2n से n कंडीशन आ चुकी है, तो प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड होता है, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉयड होता है। क्लियर, ठीक है। फिर
द सेकेंडरी oocyte रिटेन्स द बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म। सेकेंडरी oocyte में बड़ी मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, जो मतलब ऐसा बोल सकते हो आप कि प्राइमरी oocyte का लगभग जो है वो 95% तक साइटोप्लाज्म जो है वो सेकेंडरी oocyte के पास में होता है, ठीक है। क्या एडवांटेज है इसका एडवांटेज ये है कि जब आगे चलकर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रॉपर अमाउंट में साइटोप्लाज्म होगा जाइगोट के अंदर, क्योंकि स्पर्म जो है वो साइटोप्लाज्म को नेग्लिजिबल अमाउंट में लेके आता है, तो जो मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट करता है वो एग ही कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। फिर पोलर बॉडी की बात करें तो पोलर बॉडी जो है वो पोलर बॉडी डिवाइड करता है और डिजनरेट भी कर जाता है, कि दोनों पॉसिबिलिटी यहां पर होती है। हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, ठीक है, किसमें क्या देखने मिलता है। फिर देखो एनसीईआरटी साफ लिखता है कि देखो हमको नहीं मालूम, एनसीईआरटी बोलता है कि अभी हमको नहीं मालूम है कि फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो आगे म्यूसिस से फर्स्ट के बाद वो आगे डिवाइड करता है कि नहीं करता है, कि डिजनरेट करता है, कि मेडिकल बुक्स में आप जाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो है पोलर बॉडी फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड करके दो स्मॉल बॉडीज में आता है, जो बाद में फाइनली वो डिजनरेट कर जाती है, ठीक है, फाइनली डिजनरेट कर जाती है। The tertiary follicle further changes into a mature follicle और ग्राफियन follicle के टर्सरी फॉलिकल आगे जाके मैच्योर करता है अपने आप को और क्या बन जाता है फाइनली वो ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, ठीक है। और द सेकेंडरी oocyte, अब सेकेंडरी oocyte में एक नई मेम्ब्रेन बनती है, वेरी वेरी आईएमपी, जिसे बोलते हैं जोना पेलुसिडा कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी oocyte में एक नई मेम्ब्रेन बनती है, इसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, क्लियर। इसका मतलब जब सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल से बाहर रिलीज होगा तो उसमें जोना पेलुसिडा प्रेजेंट रहेगा उसके अंदर के। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte और ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड द ओवुलेशन, के मतलब ओवुलेशन के प्रोसेस में जो ओवम निकलता है बेसिकली वो सेकेंडरी oocyte होता है जो रिलीज किया जाता है थ्रू द ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल उसको रिलीज करती है, ठीक है ना, क्लियर। यहां तक बेटा कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम आगे देखें लेयर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में हम आगे और पढ़ेंगे। अभी दिमाग में रख लो कि सेकेंडरी oocyte में एक लेयर बनता है, हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, देखिए, ठीक है। देखो बेटा फॉलिकल को भी हमने फॉलिकल की अवस्थाओं को भी हमने दो स्टेज में बांटा हुआ है। फॉलिकल की अवस्थाओं को भी हमने दो स्टेज में बांटा हुआ है। एक है प्री एंट्रल फेज, एंट्रम बनने के पहले, एंट्रम क्या है? एक ऐसी कैविटी जिसमें फ्लूइड भरा होता है, तो एंट्रम बनने के पहले की अवस्था और एंट्रम बनने के बाद की अवस्था। देखिए प्रीमोर्डियल फॉलिकल में कोई एंट्रम नहीं है, प्राइमरी फॉलिकल में कोई एंट्रम नहीं है, टर्सरी फॉलिकल में कोई एंट्रम नहीं है, सेकेंडरी फॉलिकल में कोई एंट्रम नहीं है, टर्सरी फॉलिकल में एंट्रम बनता है। देखो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कोई एंट्रम नहीं है, टर्सरी फॉलिकल में एंट्रम बनता है, ग्राफियन फॉलिकल में एंट्रम होता है, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। और ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है? ओवुलेशन करता है, देखिए ध्यान से, है ना। फॉलिकल फॉर्मेशन ऊग होने से प्रीमोर्डियल फॉलिकल बना, फॉलिकुलर एक्टिवेशन प्राइमरी फॉलिकल बना, फॉलिकुलर ग्रोथ हुआ सेकेंडरी फॉलिकल बना, ठीक है। फॉलिकल ग्रोथ क्या? टर्सरी फॉलिकल बना, ठीक है। टर्सरी फॉलिकल में क्या हुआ कि एंट्रम कैविटी बना, ठीक है। और उसके फाइनली क्या हुआ? प्री ओवुलेटरी ओवुलेशन के ठीक पहले वाला फॉलिकल होता है वो क्या होता है? वो ग्राफियन फॉलिकल होता है, ठीक है, क्लियर। देखिए ना वही इमेज को हमने दोबारा से एक बार यहां पर देखा हमने, क्लियर, ठीक है ना। तो देखो ना, अरे किस किस अवस्था में, बिल्कुल बेटा एकदम, है ना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं इन चीज को ताकि यहां पर याद कर ले और गलती फाइनली आप गलती ना करें आप, ठीक है, एकदम याद आपको रहना चाहिए चीज, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए ना, तो क्या देखा इसमें हमने देखा इसमें हमने कि जो प्रीनेटल मतलब ये है कि हमने क्या बोला कि जो हम बात करें कि जो है वो जन्म के पहले की बात कर रहे हैं हमके, तो हमने क्या फॉलिकल स्टेज यहाँ पे के हमने देखा कि जो है ऊगोनियम से फॉलिकल्स बन रहे हैं। फिर क्या हुआ यहाँ पे पोस्टनेटल जन्म के बाद हमने बात की प्यूबर्टी के पहले प्रीमोर्डियल फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल देखने मिल रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे, फिर एडल्ट अवस्था में क्या हुआ कि जो क्या हो रहा है कि टर्सरी फॉलिकल जो है वो बन रहे हैं ग्राफियन फॉलिकल में, देन ओवुलेशन हो रहा है, तो पूरा का पूरा कैसे देखो म्यूसिस हुआ, अरेस्ट होने म्यूसिस शुरुआत हुआ कहां पर? जन्म के पहले शुरू हो चुका था, ये अरेस्ट हो गया, जन्म के साथ ही वो अरेस्ट हो गया। फिर उसका जब एडल्ट अवस्था में आए प्यूबर्टी किया तो उसका रिजम्पशन हुआ, उसका जब जैसे जैसे ओवुलेशन होता गया उसका रिजम्पशन हो गया, दोबारा से कंटिन्यू किया और फाइनली जो है वो म्यूसिस सेकंड जो है वो अरेस्ट हो चुका होता है। अब म्यूसिस सेकंड कब कंप्लीट होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा तब कंप्लीट होगा वो, ठीक है ना, क्लियर। देखिए ना
हम ये फॉलिकुलर फेज देख रहे हैं, फॉलिकल धीमे धीमे ग्रो कर रहे हैं और फाइनली क्या कर रहे हैं वो ओवुलेशन करके। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि ये फॉलिकल कौन सा है, आप झट से बोल दोगे सर ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये टर्सरी फॉलिकल है, क्योंकि इसमें आपको एंट्रम दिखाई पड़ रहा है। ये ग्राफियन फॉलिकल है जो फाइनली क्या कर रहा है, जो फाइनली जो है वो ओवुलेशन में रोल प्ले कर रहा है ना। ठीक है, क्लियर, चलिए, है ना। तो अब क्वेश्चन उठता है यहां पर कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या फर्क है, कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द oogenesis में क्या डिफरेंस है। तो एक काम करते हैं, लास्ट चीज, इसके बाद मैं लेक्चर बंद कर दूंगा। लास्ट चीज बस नोट कर लेते हैं के, दो कॉलम बना लेंगे हम, के एक कॉलम में लिखेंगे तीन कॉलम बनाइए, एक में कैरेक्टर्स लिखिए, ठीक है, एकदम स्पष्ट के। मुझे मालूम है आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप स्मार्ट व्यक्ति हैं आप, उसके बाद आप जो है बाद में नोट करेंगे, नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं अभी नोट करो, मतलब अभी नोट करो, है ना। ठीक है, देखने को सिस्टम होता देख लेता है कि तुम क्या कर रहे हो ना। कॉलम बनाओ बेटा, कैरेक्टर्स लिखो, फिर लिखो एक जगह स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरे कॉलम में लिखो oogenesis। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है इसलिए नोट करा रहा हूं बेटा, के इंपॉर्टेंट ना होता तो मैं नोट ना कराता। ठीक है ना, मैं नोट कर रहा हूं, मतलब ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। ठीक है, ठीक है। लोकेशन, पहला कैरेक्टर लोकेशन कहां पे होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है कहां पे, टेस्टिस, और oogenesis ओवरी में होता है। ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा कैरेक्टर, नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस, कितने गैमेट बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, लिखेंगे आप लाइफ लॉन्ग प्रोडक्शन, मिलियंस के, पूरे जीवन भर बनता है, और लाखों की संख्या में बनते हैं, मिलियंस। ठीक है, करोड़ों बोल सकते हैं हिंदी में। oogenesis फिक्स्ड अमाउंट के, निश्चित संख्या में बनते हैं, ओनली 400, अराउंड 400 मैच्योर, केवल 400 के आसपास मैच्योर हो पाते हैं। ठीक है, गैमेट्स पर जर्म सेल, एक जर्म सेल से कितने गैमेट बनते हैं, कैरेक्टर अगला कैरेक्टर लिखा हमने, गैमेट्स पर जर्म सेल, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म को बनाता है, और एक प्राइमरी oocyte जो है वो एक ही ओवम को बनाता है, 1। तो 4 लिखा है स्पर्मेटोजेनेसिस में, 1 लिखा हमने oogenesis में। ठीक है ना। टाइमिंग ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन का समय काल जो होता है, बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस के, अगला बिगिनिंग ऑफ द कैरेक्टर, बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, प्रक्रिया की शुरुआत। तो याद रखिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के साथ शुरू होती है, जबकि oogenesis फीटल डेवलपमेंट में शुरू हो चुका होता है। ठीक है, फिर टाइमिंग ऑफ गैमेट फॉर्मेशन का समय, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो लगातार कंटिन्यूअस चल रहा होता है। ठीक है, जबकि oogenesis जो है वो वंस इन अ मंथ के, मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्रैकेट में लिख लेना, महीने में एक बार होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल सेट के। फिर एंड ऑफ प्रोसेस, प्रक्रिया की समाप्ति, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में लिखा हमने फर्टिलिटी इज लाइफ लॉन्ग बट रिड्यूसेस के, स्पर्म जीवन भर बनते हैं पर समय के साथ कम होने लगते हैं, बट रिड्यूसेस के। और oogenesis में क्या लिखा हमने, फर्टिलिटी स्टॉप्स एट मीनोपॉज, मीनोपॉज के समय, मीनोपॉज से फर्टिलिटी या उर्वरकता रुक जाती है। ठीक है, अब नहीं होगा oogenesis, नहीं होगा आगे। टाइमिंग ऑफ गैमेट रिलीज, गैमेट रिलीज का टाइमिंग जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में एनी टाइम, है ना, जब भी मेल कॉइटस करेगा स्पर्म को वो रिलीज कर सकता है। के फीमेल्स के साथ क्या है, मंथली साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का है ब्रैकेट में। मियोटिक डिवीजन, मियोसिस जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में अनइंटरप्टेड, यानी वो अरेस्ट, वो रुकता नहीं है, एक बार शुरू हुआ कंप्लीट होता है वो के, जबकि oogenesis में अरेस्टेड मियोसिस के, मियोसिस रुक रुक के होता है, मियोसिस फर्स्ट रुक जाएगा, फिर सेकंड रुक जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक। जर्मलाइन इपिथेलियम, मतलब जो जर्म सेल, जो स्पर्मेटोगोना जर्म सेल है, वैसे क्या जर्मलाइन सेल्स होती हैं, तो याद रखिएगा जर्मलाइन इपिथेलियम, ऐसी इपिथेलियम जो जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करती है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस में देखने मिलती है, इन्वॉल्व इन द गैमेट प्रोडक्शन के, गैमेट प्रोडक्शन में हमको देखने मिलती है उनके, जबकि oogenesis में इन्वॉल्व नहीं होती है। oogenesis में एक बार बन चुका ना जो, बस वो बन चुका, अब नया फॉलिकल नहीं बनेगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ दी वेरी वेरी, और इससे बेटा कई सारे एमसीक्यू बनते हैं, इससे कई सारे एमसीक्यू बनते हैं। क्लियर, ठीक है, चलिए, है ना। तो वादे के मुताबिक आपने लिखा, ठीक है, टेबल बनाया आपने, तो वादे के मुताबिक मुझे जाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो पढ़ते रहो बेटा, मेहनत करते हो। देखो, है ना, बिल्कुल आप देखो, ऐसा है ना कि मुझे इतना पता है बेटा कि हम सारे लोग जो है ना बहुत ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, और आप जो है ना, आपका जो लक्ष्य है ना, बहुत, हम ये देखिए, ये डिपेंड करता है अपनी साइकोलॉजी पे। हम एग्जाम को हल्के में ले लें, हाँ हो जाएगा, पढ़ लेंगे, इसे कर लेंगे, ये मनोरंजन नहीं है, ये बहुत कठिन चीज है बेटा, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है।
ठीक है, तैयार हैं आप? बिल्कुल कमर कस लीजिए, फोड़ के आना है, टॉप करके लाना एग्जाम में आना है, ठीक है बेटा, है ना? मिलना है नहीं मिलना, मुझे आपसे मिलना है। आपकी इच्छा मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी बहुत इच्छा है कि आप सिलेक्ट हो, मैं आपसे मिलूं, ठीक है? आपको शाबाशी दूं, पीठ थपथपाऊं आपकी में कि बेटा फोड़ दिया तुमने, मजा आया, है ना? एक दिन मुलाकात तो होना चाहिए ना। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.